प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले जी कुछ मामला थे ज़ेर बहस आए। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में अमूमन बात होती है आपकी सेहत के हवाले से मामला और मसाइल पे, और जो सेहत के हवाले से मामला और मसाइल हैं उसके ऊपर गुफ्तगू की जाएगी। मौजूद मेहमान जो हैं वो स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा हैं। आपका तारुफ ये है कि आप एक होमियो डॉक्टर हैं, और न सिर्फ होमियो डॉक्टर हैं बल्कि होमियो डॉक्टर्स की जो फ़लाह है उसके हवाले से काम कर रही हैं। एक तंजीम आपने बना रखी है डॉक्टर्स की फ़लाह के हवाले से, होमियो डॉक्टर्स के ख़ास तौर पे। BBDHA उसका मुखाफ़फ़ है, ब्लू बर्ड्स डॉक्टर्स ऑफ होमियो एसोसिएशन, उसके आप रूह रवा हैं, और इसके साथ साथ समाजी कामों में भी मसरूफ़ अमल हैं, और CPCIHA के इदारा है उसकी ज़िम्मेदारी भी आपके पास है, और दीगर कुछ और भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसके साथ काम कर रहे हैं। और ख़ास तौर पे अभी हालिया दिनों में ISO सर्टिफिकेशन भी आपकी हो गई है मुकम्मल। तो ये कुछ आपका मुख्तसर सा तारुफ है। मैं बात कर रहा हूँ जनाब डॉक्टर सलमान सिद्दीकी साहब की। तशरीफ़ फरमाएं। मौजूद मेहमान को खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, बेपनाह सवालात हैं होम्योपैथिक के हवाले से, बार बार वही सवाल पूछे जाते हैं। जैसे हमें बार बार एक बात दोहराने की ज़रूरत पेश आती है कि जब भी आप प्रोग्राम में कॉल करें टीवी की आवाज़ बंद कर दें, बाहरों के बात करें, टीवी के उसके करीबों की बात बावजूद भी नहीं करें। यही मसाइल का हमें सामना रहता है। तो इसी तरह गलती तो कॉमन है ना, गलती जी, नहीं होगी तो फिर हम सीखेंगे कैसे? सीखेंगे कैसे? नहीं, हम उन लोगों में से नहीं, माजरत के साथ जो सीखते गलतियों से इसीलिए मैंने सीखते कहा हैं। कि आप इस बयान को बढ़ाएं। तो हमारे पास सवाल भी बार बार वही रिपीट होकर आते हैं। अच्छा, मैं सवाल आपके सामने ज़रूर रखूंगा, लेकिन मैं पहले चाहूँगा ज़रा यही बात जिससे हम हमेशा प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि होम्योपैथिक को ही क्यों मुंतखब किया जाए फर्स्ट लाइन ऑफ थेरेपी के लिए। हमेशा क्यों इसको मुंतखब लोग नहीं करते? जब मामला हाथ से निकल जाता है, कि जब कहीं पे बात नहीं बन पाती, तो फिर आखिर में कहा जाता है कि चलो होम्योपैथिक का इलाज है, चलता रहेगा, देर तक चलता रहेगा और देर से इसके नताइज निकलेंगे। क्यों ये ख्याल आम है? ज़रा फरमाइएगा। बिस्मिल्लाह। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। पहले तो अपने परवरदिगार आलम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने इस काबिल बनाया कि मुझे लोगों की खिदमत के लिए चुना। तो मैं अपने रब का शुक्र अदा करता हूँ, और उसके बाद फिर मैं अपने वालिदैन के जिन्होंने मुझ पर मेहनत की और मेरी तरबियत पे अच्छा वक्त लगाया, तो आज मैं इस काबिल बना कि बेहतर तरीके से मैं अपने आप को इस माशरे का एक बेहतर हिस्सा लेके चल रहा हूँ। शुक्रिया अदा करूँगा चैनल K21 का कि जिन्होंने होम्योपैथिक के लिए काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और तमाम उनकी टीम का कि जो दिल से हमारे लिए काम कर रहे होते हैं, तो उनको मेरा सलाम है। और अपने प्यारे भाई मोहम्मद यासिर का कि जो दिलो जान से होम्योपैथिक के लिए काम कर रहे हैं और नए नए जो सवालात हैं वो लेकर आते हैं, और इस तरह एक होम्योपैथिक का जो एक सिस्टम है उसको वाजे करते हैं आवाम के सामने कि होम्योपैथिक का जो एक टैग लगा हुआ है उस टैग को हम हटाने की कोशिश करें। तो क्योंकि एक सीनियर एंकर हैं और ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि किस मामले को किस तरह से लेके चला जाता है, तो मैं बड़ा आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप होम्योपैथिक को इतना अच्छा प्रमोट करें। सवाल ये अभी आपने किया कि जी लोग आखिरी ऑप्शन ही होम्योपैथिक को क्यों समझते हैं। देखिए, ये बिल्कुल उसी तरह है कि एक माँ होती है ना, दस्तरखान पर बैठी होती है, तो जो खाना बच जाता है ना तो वो ज़ाया नहीं करती, वो कहती है लपेट के ना तो मैं उसे खा लूँ कि ये ज़ाया ना हो जाए, ये बर्बाद। बाज़ दफ़ा वो फ़ायदेमंद होता है और बाज़ दफ़ा वो नुकसानदेह हो जाता है। अच्छा, होम्योपैथिक में कुछ केसेस ऐसे हैं जो बाद में आके क्योर हो जाते हैं, और कुछ ऐसे हैं कि जो बाद में आने के बाद इनक्योर होते हैं। मैं एक बड़ी सिंपल सी बात करूं कि कभी भी ये होम्योपैथिक की बदकिस्मती कह लें या होम्योपैथी के साथ कोई प्रॉब्लम कह लें या लोगों के साथ कोई प्रॉब्लम कह लें, कि कभी एक्यूट केस तो हमें मिला ही नहीं है कि भाई ठीक आई, एक दिन आई, अगले दिन बंदा आ गया, दवा लेके चला गया, सही हो गया। नहीं, बुखार हुआ तो अगले दिन आके दवा लेके चला गया। नहीं, पेट में दर्द हुआ तो अगले दिन आके दवा लेके चला गया। नहीं, कसम खाई हुई है। आते हैं तो क्रॉनिक लेकर आते हैं। अब आप हमें ये बताएं, क्रॉनिक लाने के बाद आपका दिल ये चाहता है बस मैं यहाँ दवा खाऊं और कल सही हो जाऊं। अब होम्योपैथिक ने यू टर्न क्या लिया कि उसने ये चीज देखी कि यार ये तो बड़ा मामला डाउन की तरफ जा रहा है। और मैं बारहा ये कह रहा हूँ कि जिस तरह के हालात से होम्योपैथिक इस वक्त
गुजर रही है वो डाउनफॉल्स की तरफ जा रही है, क्योंकि हम होम्योपैथिक आपस में ही जितनी भी एसोसिएशंस हैं या ऑर्गेनाइजेशन है या वेलफेयर्स हैं वो आपस में इत्तेहाद नहीं रखती। हर किसी का अपना एक मौक़िफ़ है, हर कोई अपने मंजन बेच रहा है कि किसी तरह से किसी भी लेवल पर हम अपनी हुकूमत, हम अपनी गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग कर लें। बात ये नहीं है, बात ये है कि आप होम्योपैथिक के लिए क्या कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम अपनी लोकल गवर्नमेंट की बात करें, यहाँ भी बंदरबाट चल रही है। हम होम्योपैथिक की बात करें तो भी बंदरबाट चल रही है। बात अभी थोड़े लम्हे पहले हो रही थी मर्दमशुमारी की। जी। तो मेरा तो कहना हुकूमत से भी है कि होम्योपैथिक डॉक्टर्स की भी मर्दमशुमारी होनी चाहिए, कि जिसमें हो सकता है कि अगर कुल मिला के डॉक्टर्स की तादाद 1 लाख आ रही है मिसाल के तौर पर, या 50,000 आ रही है, तो उसमें से 25,000 तो मर चुके होंगे जिनकी अभी तक रजिस्ट्रेशन ऑन है, जिससे बाकियों का हक मारा जा रहा है। हमें तो नजर ये आ रहा है कि 1 लाख है, लेकिन उस 1 लाख में से अगर 25,000 या 30,000 इस दुनिया में नहीं है, या 20,000 वो काम कर ही नहीं दे रहे, तो 50,000 लाख में से 50,000 रजिस्ट्रेशन आया है ना, तो उन्हें काम में क्यों नहीं लिया जाता। फिर ये मर्दमशुमारी हमारी क्यों नहीं होती कि डॉक्टर अगर बना है तो वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा, और अगर नहीं कर रहा तो उसकी बाज़गश्त करें कि भाई क्यों तुमने, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, पूछना चाहिए कि तुमने एक जिम्मेदारी ली है तो उस जिम्मेदारी को निभा क्यों नहीं रहे। बिल्कुल ठीक है। तुम्हें हुकूमत कह रही है कि परचून का काम करो, तुम्हें हुकूमत कह रही है कि पंचर लगाने का काम करो, तुम्हें हुकूमत कह रही है कि नौकरी करो, तुमने काम क्यों एक जो है सिस्टम को सीखा है। अगर सिस्टम को सीखा है तो फिर उस सिस्टम के मुताबिक चलो। बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे मैं देखता हूँ तालीमी इदारों के अंदर महदूद हम क्योंकि सीट्स होती हैं, वो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के अंदर मैंने देखा है बड़ी तादाद बच्चों की ऐसी है जो इंजीनियरिंग करने के बाद क्योंकि नौकरी नहीं है, कोई बैंक में बेचारा नौकरी कर रहा है, कोई कहीं नौकरी कर रहा है। तो अब मैं उन बच्चों से भी ये सवाल पूछता हूँ कि बेटा अगर बैंक में नौकरी करनी थी तो इंजीनियरिंग सीट जो वाकई एक मुस्तहिक आदमी था या कोई शख्स था, बच्चा था जो आपकी जगह पढ़ सकता था, उसको मौका क्यों नहीं दिया। तो ये यासिर ये एक ऐसा सवाल है और इसका जवाब मैं दूंगा, और सबसे बड़े कसूरवार इसमें वालिदैन है। मेडिकल के अंदर सॉरी एक बात और शामिल कर दूं कि मेडिकल के अंदर बड़ी तादाद ऐसी है जो खवातीन कैंडिडेट्स हैं, उनमें से भी बड़ी तादाद ऐसी है जो डॉक्टरेट करने के बाद, MBBS करने के बाद शादी होके घर पे बैठी हुई है जो प्रैक्टिस में नहीं है। इन लोगों से पूछा जाए कि तुमने फिर क्यों किया, ये एक तरह से एक हमारा सरमाया ज़ाया हो गया ना। एक शख्स लाखों रुपए लगाकर एक इल्म को सीख रहा है, उसका तजुर्बा कर रहा है, फिर अपने आप को वक्त लगा रहा है, टाइम दे रहा है, और उसके बाद शादी करके घर पे बैठ जाए, तो उससे पूछा जाए कि फिर किया क्यों था। यानी अपने माँ बाप की एक अच्छी जो पैसा ज़ाया कर दिया, खुद अपना भी वक्त ज़ाया किया, तो तुम्हें शादी करनी थी तो भाई कुछ और काम कर ले, सिलाई सीख लेती, कढ़ाई सीख लेती, खाना पकाना सीख लेती, कुरैशिया का काम सीख लेती, कर लेती ना, तो फिर डॉक्टर बन के, और फिर सबसे बड़ी बात कि आपके तवज्जो से कितने लोग शिफायाब होते जी। क्या इसका हिसाब नहीं देना होगा? बिल्कुल देना। आपकी जगह कोई और अगर पढ़ के सीख जाता तो वो बिल्कुल ऐसा ही है। और हमारे पास मैं होम्योपैथिक के हवाले से अगर बात करूं तो यहाँ भी कुछ इसी तरह है कि होम्योपैथिक लेडी डॉक्टर्स बहुत ज्यादा हैं, लेकिन सब उसी तरह शादी हो जाती है, शौहर काम नहीं करने देते, फिर बच्चे हो जाते हैं, तो फिर टाइम नहीं मिलता, तो करने की जरूरत क्या है, किसी और को वो हक दे दो कि वो अच्छे तरीके से कर सके। और इसी तरह मैं बात करूंगा मेल डॉक्टर्स की जी, और खुलेआम बात करूंगा कि आप होम्योपैथिक में आते क्यों हैं। अगर आपको होम्योपैथिक करनी नहीं सिर्फ इसलिए कि आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जाए, इसलिए कि आपके कॉलर खड़े हो जाएं कि कोई आपसे पूछे क्या करते हो, आप उसे बोले यार मैं तो डॉक्टर हूँ, शर्म आती है होम्योपैथिक कहने में। मैं आपको अभी बता रहा हूँ ये बात, ऐसा ही आपने आप 10 होम्योपैथिक डॉक्टर से डिस्कस कीजिए तो वो आपसे ये कहे मुझे डॉक्टर बोला करें। यार होम्योपैथिक डॉक्टर नहीं बोला करें, लोग ना जरा मायूब सा समझते हैं। किस बात का मायूब समझते हैं यार? ये अल्लाह तबारक व तआला ने तुमको अजमत अता फरमाई है, तुमको इज्जत अता फरमाई है, तुम्हें एक कामयाब इंसान बना दिया, तुम्हें एक तुम्हारे नाम के आगे डॉक्टर लग रहा है, तो तुमने जिस शोबे में किया है। अब इंजीनियर हो तो कितने फख्र से इंजीनियर लगाते हो, ठीक है, तो MBBS डॉक्टर हो तो कितने फख्र से MBBS डॉक्टर की DR लगाते हो। तो यार आप एक होम्योपैथिक डॉक्टर हो तो HDR कहने में आपको क्या मुश्किल पेश आ रही है? फख्र से कहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह हम होम्योपैथिक डॉक्टर। लेकिन बात क्या आ रही है कि वही बात आ रही है कि आप प्रॉपर जब क्लासेस नहीं लेंगे, प्रॉपर जब आप पढ़ेंगे नहीं, प्रॉपर आपको होम्योपैथिक का पता नहीं होगा, तो आप शर्माएंगे भी कि नहीं यार मैं अगर किसी को पता चला होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ तो मुझसे सवालात शुरू कर देगा, वो मुझसे पूछेगा होम्योपैथिक क्या होती है, इस बीमारी का इलाज क्या है, इस बीमारी क्योंकि मैंने तो पढ़ा ही नहीं है, मुझे तो पता ही नहीं है। ठीक है जब ये चीजें जी
जी जी जारी रखते हैं। मैं चाहता हूँ कॉलर्स को शामिल कर लिया जाए, बहुत सारे लोग फिर शिकायत करते चलें हैं जी, हमारी ये कॉलर तो को। एनर्जी है, हम तो अपनी एनर्जी बिल्कुल ठीक वेस्ट है, नहीं करेंगे ना। पहले कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन और कहाँ से बात कर रही हैं, फरमाइए। जी, मैंने डॉक्टर साहब से 2 सवाल करने हैं। जरूर एक कीजिए। तो ये मालूम करना है कि मेरी वालदा के पाँव के दोनों अंगूठों में जैसे खौल रहे होते हैं ना, इस तरह बाजू का बैठे बैठे शुरू हो जाता है, गरम जैसे खौलना शुरू हो जाते हैं, सिर्फ पाँव के दोनों अंगूठे। अंगूठों में। और कभी मतलब कुछ दिन तक नहीं होता है, कभी मतलब मुस्तकिल 1-2 दिन तक मुस्तकिल हो रहा होता है। ये समझ नहीं आ रही उनको कि ये इस तरह की कंडीशन उनके साथ क्यों हो रही है जी। ठीक है, उनकी उम्र कितनी होगी इस वक्त? और नाखून भी पाँव के निकल जाते हैं, फिर आ जाते हैं अंगूठे के। ठीक, और सही सही। तो और दूसरा सवाल क्या पूछना चाहेंगी, वो भी पूछ लीजिए जी। दूसरा सवाल मेरा ये है कि मुझे कॉन्स्टिपेशन रहता है और इंटेस्टाइन जैसे ड्राइनेस है इंटेस्टाइन के अंदर, और कॉन्स्टिपेशन के लिए और मुंह का जायका कभी कभार ऐसे बैठे बैठे कड़वा जहर हो जाता है। अच्छा, इंटेस्टाइन का जो आपने अभी तस्करा किया, सेल्फ एनालिसिस है या कोई आपने रिपोर्ट करवाई है? जी इंटेस्टाइन के बारे में किसने आपको बताया? आपने कोई रिपोर्ट करवाई है किसी नहीं, डॉक्टर? मैंने कोई रिपोर्ट वगैरह नहीं करवाई, अल्ट्रासाउंड करवाया था, वो तो बिल्कुल सही है, मगर ये इस तरह का कड़वा जायका तो अब होना शुरू हुआ। नहीं नहीं, उसकी वजूहत कुछ और है, अभी आपको जवाब देते हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है, जैसे ड्राई हो जाती है। अच्छा चले, आप अपनी पहले एज बताइए कितनी है? जी तकरीबन 40 साल के करीब। ठीक है, और वालदा की एज कितनी होगी? तकरीबन उनके होगी 65 से करीब करीब। शुगर ब्लड प्रेशर का कोई मसला उनके साथ? नहीं जी, ब्लड प्रेशर उनका लो हो जाता है और कभी थोड़ा हाई हो जाता है, 140 145, बस ठीक इससे है, ज्यादा और हाई मेडिसिन नहीं ले रही हैं वो ब्लड प्रेशर के लिए? नहीं, कोई मेडिसिन बस नहीं ठीक है, ठीक है, अभी आपको जवाब देते हैं। जी डॉक्टर साहब। अच्छा, सबसे पहले तो हम जाएंगे इनकी वालदा की तरफ। ठीक है। और ये एक ऐसी एज होती है कि जिसमें मतलब हमारे यहाँ पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में जब इंसान 30 साल का होता है तो वो बैक होना शुरू हो जाता ठीक है, है, बिल्कुल ठीक है ना। सुमर साफिलीन की तरफ चला जाता है वो। अब क्या होता है कि साइंस ने बड़ी कोशिश की कि किसी तरह इंसान जिंदा रह सके, मगर वो नाकाम हो गया। लेकिन उसने उस तहकीक में बड़ी सारी चीज़ें उसने हासिल कर ली कि इंसान के जिस्म का निज़ाम क्या है। तो उसने ये बात वाजे की कि 30 साल के बाद आपके पेशाब में कैल्शियम 18% से 8 से 18% तक ज़ाया होना शुरू हो जाती है, जिससे आपकी हड्डियाँ कमज़ोर होना शुरू होती हैं और आप आगे की तरफ जो है वो झुकना शुरू हो जाते हैं, झुर्रियाँ पड़ना शुरू हो जाती हैं और आपकी स्किन डैमेज होना शुरू हो जाती है और हड्डियाँ भुरभुरी यानी बैरी बैरी हड्डियों में एक प्रॉब्लम्स है वो आना शुरू हो जाती है। इन्होंने कहा जी कि इनके वालदा के पैर के दोनों अंगूठे जो हैं वो मतलब भपके से, आग से निकलते हैं उसके अंदर से। तो ये बड़ी वाज़ेह निशानी है मैदे की खराबी की। ठीक है, ठीक है। अब स्टमक इनका क्योंकि डिस्टर्ब है, हो सकता है कि उनके दांत जो है ना हो और चबाकर वो चीज़ को ना खाती हो, तो गैर हजम शुदा ग़िज़ा जब अंदर जाती है तो वो हजम नहीं होती क्योंकि मैदा कमज़ोर होता है। ठीक है ना। अब वो जब मैदा कमज़ोर होता है तो हो सकता है उनकी बड़ी पसंद की चीज़ बनी हो, उन्होंने ज़्यादा खा ली हो, तो जब वो प्रॉब्लम पैदा करेगी तो जो एसिड है जिन्हें हम खामरा कहते हैं वो हाजमे को उस तरह से प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर नहीं कर पाते, जिससे पेशेंट को बहुत ज़्यादा बोझ पड़ता है जिस्म के ऊपर। ठीक है। अब इसमें क्या प्रॉब्लम आती है, जब मैदा खराब होगा तो वो एसिड जब ब्लड में सरवाइव करेगा तो 110% उन एरियाज पे जाके हिट करता है जो कि वापसी का चांसेस ना हो। ठीक है। अब हम ये क्या है कि इनका यूरिक एसिड बढ़ गया या एसिडिक एसिड, नो, ऐसा कुछ नहीं है। इनको क्या हो रहा है कि इनका जो दौरान खून है वो थोड़ा गाढ़ा हो रहा है, जो कि प्रॉपर तरीके से नीचे पंजों की तरफ जा रहा है। और ये अमूमी तौर पे जब मैदा ज़्यादा ख़राब होना शुरू होता है तो जिगर इफेक्टिव होना शुरू हो जाता है। तो उससे ये होता है कि खून के गाढ़ेपन की वजह से पैर के जो आपके तलवे जो हैं, अंगूठे जो हैं, ये बिल्कुल गर्म आग निकल रही होती है इनमें से। और फिर क्योंकि इनकी उम्र 65 साल के करीब है, तो अगर हम इनका 45 साल की एज लेते हैं तो 20 साल से या 50 साल से लेते हैं तो 15 साल से मेनोपाइज की तरफ है, संन्यास की तरफ। तो एक फितरी अमल है कि ऐसा का मामला बिल्कुल बंद हो जाता है। तो वही ब्लड, वही सेल्स अंदर डिस्टर्ब कर रहे होते हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। इसके लिए मेडिसिन इनके लिए सबसे अच्छी दवा हमारे पास जो ये यूज़ कर सकती हैं वो है जी हमारे पास जिनसिंग। तो इनको चाहिए कि जिनसिंग जो ड्रॉप्स हैं ये दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करें। और एक मेडिसन आती है हमारे पास बायोफंजिन के नाम से, अगर इसका इस्तेमाल, ये सिरप है,
तो अगर दिन में 3 मरतबा इसको इस्तेमाल किया जाए बायोफंजन को, तो आधे कप पानी में या 1 कप पानी में 1 खाने का चम्मच डाल के पिए, तो उनका ये इश्यू मैं समझता हूँ ज़्यादा 1.5 से 2 महीने में माशाल्लाह से वो परफेक्ट हो जाएंगी। और पेन किलर अगर कोई ले रही है तो फिर होम्योपैथिक पेन किलर लेने, डॉलेक्स का इस्तेमाल कर ले, उससे साइड इफेक्ट कोई नहीं है। सबसे अच्छी बात यह कि उससे उनको फायदा होगा। दूसरा, इन्होंने कॉन्स्टिपेशन की बात की अपने हवाले से कि इनको कब्ज की शिकायत रहती है। इनको कब्ज की शिकायत नहीं, इनका प्रॉब्लम ये है कि ये पानी कम पीती हैं, क्योंकि ये है हाउस वाइफ, इनको टाइम नहीं मिल पाता, और पसीना जब आता है तो पानी ऑलरेडी जिस्म से कम हो जाता है, तो आप उसको प्रॉपर जो है कवर नहीं कर पाते, जिसकी वजह से प्रॉब्लम ये होता है कि 100% अंदर डिहाइड्रेशन हो जाए। मिनरल डिहाइड्रेशन की बात नहीं कर रहा मैं, डिहाइड्रेशन कह रहा हूँ। तो डिहाइड्रेशन की वजह से ये होता है, डिहाइड्रेशन 2 तरह के, मोशन भी इसमें शुमार होता है, इसमें उल्टी भी शुमार होती है, और इसमें पसीना भी शुमार होता है। ठीक है ना। आप जब किचन में काम कर रही हैं, फिर आपने पानी का इस्तेमाल नहीं किया, सुबह आप उठ रही हैं आपने पानी का इस्तेमाल नहीं किया, ये चीजें नुकसानदेह। पानी को प्रॉपर करें और नीम गर्म पानी पिए, तो इससे जो आपकी वेन्स है, रगें हैं, वो थोड़ी थोड़ी खुलेंगी और आपको कॉन्स्टिपेशन का मसला हल होगा। सिंपल सी दवा बता रहा हूँ जो है, इसके लिए आप इस्तेमाल करें क्रोटन टैग मदर टिंचर है हमारे पास। रात को सोते हुए 5 कतरे नीम गर्म पानी में डालकर उसको इस्तेमाल करें। मैक्सिममली 1 से 2 महीने इस्तेमाल करें प्रॉपर, तो ये कब्ज की शिकायत इनकी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। मुश्किल लगता है तो लूजी सिरप आता है, आप होम्योपैथिक का सिरप है कमाल लेबोरेटरीज का, आप इसको इस्तेमाल कर लें, 100% इसका भी रिजल्ट है, इसका भी फायदा है। तो इस तरह माशाल्लाह से ये इनका मसला सॉल्व हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है जी, आपने बड़ी अच्छी अद्वियात जो है वो यहाँ तजवीज़ की हैं और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं। अगर इसके हवाले से अगर मजीद कुछ जानना चाहती हैं तो ऊपर जो दिया गया नंबर है इसके ऊपर आप रब्ता कर सकते हैं। अब ये 40 तक एज तक आ चुकी है ना, अब ये भी थोड़ा थोड़ा मेनोपॉज की तरफ जाएंगी। डाइट का ख्याल करना, बहुत सारी डिप्रेशन होती है घर के अंदर, और खातून तो सबसे बड़ा इसका प्रॉब्लम औरत का पता है क्या है, शादीशुदा औरत का, कि आज पकेगा क्या। सही है, बिल्कुल आपने सही कहा, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम। ये 100% प्रॉब्लम से ये प्रॉब्लम नहीं है कि बच्चों की फीस कब दिलेगी, क्या उन्हें क्यों नहीं, उसको ये प्रॉब्लम है कि नाश्ते के बाद खाना क्या बनना है। और आधा प्रॉब्लम उसको यही रहता है जिसकी वजह से ज़हनी दबाव का शिकार रहती है कि क्या बनाऊं। बिल्कुल ठीक है। तो भाई जो भी बना लिया करें, अच्छे शौहर और अच्छे बच्चे होते हैं तो सभी खा लेते हैं, सभी खा लेते हैं। बिल्कुल ठीक है, हमारी तरह नहीं होना चाहिए, हमारी तरह। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि अब एक सवाल था दर्द के हवाले से। कुछ केसेस ऐसे आए कि जिसमें लोगों को डेंगू हुआ, बुखार उतर गया, प्लेटलेट्स बहाल हो गई, सब कुछ हो गया, नॉर्मलाइज हो गई चीज़ें, लेकिन वो जो पेन था वो बरकरार रहा। और फिर उसके लिए कुछ लोग बहुत फ्रीक्वेंटली पेन किलर्स इस्तेमाल उन्होंने करना शुरू किया। अब हम और आप हमेशा ये बात कहते हैं कि इनका रेगुलर बेसिस के ऊपर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, खतरनाक है, लेकिन हमारे यहाँ आपको पता है हर मसले का हल 2 गोली। अभी कुछ देर पहले भी मोअज़्ज़ज़ मेहमान थे, कहने लगे जी वो दर्द हुआ 2 गोली खा ली। मैंने कहा दर्द की नौयत पता थी? तलवार के निशान वाली पूरा बताएं आप, तलवार के निशान। बाकी बात आप खुद कीजिए कि ऐसे मरीजों का क्या किया जाए। इन तलवार के निशानों ने तो बेड़ा गर्क कराया है हमारा। सही कह रहे हैं आप। इजाजत देते हैं खुलेआम कि आप दवाएं टीवी पर बेचें आके बगैर डॉक्टर के, सेल्फ मेडिकेशन करें। छोटा सा लिखा होता है वैसे, डॉक्टर से रुजू करें, वो तो मजबूरन लिखते हैं क्योंकि वो गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज हैं। जैसे सिगरेट आप पीते हैं तो लिखा होता है कि सिगरेट आपको कैंसर में मुब्तला कर सकती है, तो ना पिए, लेकिन उतनी ज्यादा पी जाती है, उससे ज्यादा वो तेल कर रहा है, जिसके उससे ज्यादा वो सेल कर रहा है। तो हमारी कौम का सबसे बड़ा मसला ये है, जहाँ पे लिखा होगा थूकना मना है वहीं थूकेंगे, जहाँ लिखा होता है पार्किंग यहाँ पे नहीं है वहीं पार्किंग खड़ी करेंगे, जहाँ लिखता है कि हारन बजाना मना है उधर ही उन्होंने बजानी है, जहाँ लिखते हैं कि भाई ये यू टर्न आगे है यहाँ से ना मुड़े खतरा है वहीं से मुड़ेंगे। तो ये हमारी फितरत है और इस फितरत से हम ता कयामत नहीं निकल सकते। ये आपने बिल्कुल सीखा, ठीक है ना। जिस तरह से 2 फितरत है हमारे यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक तो बिस्किट चाय में डुबो के खाना, हम जितने भी बड़े हो जाए हमारी एक ये रिवायत है कि जब चाय आएगी तो फितरती ही बात है कि हम उसमें जो है वो बिस्कुट। और एक चीज, कहाँ जा रहे हो, तो ये तो अल्लाह हम सब पे अपना रहम फरमाए और सबको सलामती दे इंशाल्लाह ताला। दर्दों की आपने बात की, तो इसके लिए सबसे बड़ा मसला ये होता है कि देखें हर बॉडी का अलग एक मेच्योर सिस्टम होता है। बिल्कुल आपने सही कहा। और वो डिपेंड करता है आपके इम्यूनिटी सिस्टम के ऊपर। अगर आपका सिस्टम मजबूत है तो आप उसे कवर कर जाओगे। अब अगर आप आते हैं 20 साल से 30 साल के ऊपर, तो ये वो उम्र होती है इसमें आप संभाल जाते हो, या 35 साल तक संभाल जाते हो। लेकिन 35 से अगर 45 पर आते हो तो आपका ये मार्जिन 50% रह जाता है, और 45 से जब आप 65 पे चले जाते हो तो
25-20% रह जाता है। उसकी वजह यह है कि दौरान खून कमजोर हो चुका होता है, उसकी वजह यह है कि अंदर से वीकनेस बढ़ चुकी होती है, उसका वजह यह है कि खून की कमी हो चुकी होती है, उसकी वजह है कि वाइट सेल बढ़ना शुरू हो जाते हैं, उसकी वजह है कि हड्डियां। अब हम सारा इल्जाम दर्द को नहीं दे सकते, दर्द तो एक अलामत है। हम लड़ किस पे रहे? सर का दर्द तलवार का निशान, पेट का दर्द तलवार का निशान, शेर के निशान तलवार। हमारी जिंदगी तो इसी में गुजर गई ना। तो जो कॉन्सेप्ट है लोगों का वो ये हुआ कि भाई ये 2 गोली खाने से हमें बड़ा शिफा मिल जाती है, कौन डॉक्टर के पास जाएगा? फिर उससे क्या होता है कि हमारे अंदर अगर कैल्शियम की मिकदार मौजूद है ऑलरेडी और मैं ऊपर से कैल्शियम खाऊंगा तो ये कुदरत का निजाम है, माइनस 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 पे चला जाएगा। तो मैं ऐसा क्यों करूं? अगर मैं किसी से मशवरा कर लूं, डॉक्टर से बात कर लूं कि मुझे हड्डियों में दर्द तो नहीं है, लेकिन उठते बैठते मुझे फील होता है कि मेरी रगों में या मेरी हड्डियों की जो मोल्स में खिंचाव हो रहा है, तो आप मुझे कोई मशवरा दे दें, डॉक्टर आपको अच्छा मशवरा दे सकता है। लेकिन आपको सहेली ने बताया कि यार ये मैंने कैल्शियम इस्तेमाल की थी, कनाडा से मेरे भाई लाए थे, तो यार ये बड़ी ज़बरदस्त है, ये मिलती है यहाँ भी, कराची में भी मिले, वो बेचारी निकली, वो खरीदी, खानी शुरू कर दी। उल्टा ये हुआ कि जिस्म पे सोजिश आना शुरू हो गई, इसलिए कि कैल्शियम जब जिस्म में ज़्यादा मिकदार में होती है तो वो वरम पैदा करती है पूरे जिस्म के ऊपर, कोई ख़ास एरिया नहीं होता उसका, क्योंकि कैल्शियम सर्वाइव करिए ब्लड के साथ आपके, ठीक है, जो हड्डियों तक इजीली। किडनी के ऊपर भी क्रिस्टल्स की फॉर्म में जाकर डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है, 100% होती है। आप देखें ना, जब वही बात हुई कि किसी चीज़ की ज्यादती, हम तो बार बार यही कहते हैं कि एतदाल के साथ जियो और तरीके से चलो। अच्छा, ये भी जरूरी है कि हर केस में ऐसा नहीं हो सकता कि बढ़ती एज के साथ डिफिशिएंट हो जाए, वो नहीं हो सकता। टेस्ट पहले हो सकता है। मैं आपकी इस बात पे बिल्कुल इत्तेफाक करूंगा यासिर, और 100% इसलिए इत्तेफाक करूंगा कि कुछ लोगों का इम्यूनिटी सिस्टम 60 साल में भी आके 18 साल से बेहतरीन होता है। और मैंने ऐसे मर्द हजरात देखे हैं, ऐसे लोगों से मैं मिला हूँ कि वो 65 और 70 साल की उम्र में वो 20-22 साल के लड़के से बेहतरीन उनकी कारकर्दगी है। ये हमें खास करके हमारे यहाँ जो बुजुर्ग पठान है उनमें बहुत चीजें आपको देखने में मिलेंगी कि वो इस उम्र में भी आके वजन उठा लेते हैं, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए कि उनकी ग़िज़ा पर आ जाए, आइए उनकी ग़िज़ा में आपको कोई फालतू चीज़ नहीं मिलेगी, गंदम मिलेगी, गेहूं मिलेगी, सादी ग़िज़ा मिलेगी, तेल चपड़ नहीं मिलेगा, कोई गोश्त नहीं मिलेगा, सब्जियों पे उनका इस्तेमाल है, फलों पे उनका इस्तेमाल है, वो उसको लेके चल रहे हैं, तो जो उनकी चीज़ को बेहतर लेके चल रही है। हमारे यहाँ आपके पास पैसा आ जाए, आप लग्जरी हो जाते हो, आप ब्रांड बन जाते हो, फिर आपको जी जनाब होटल में ही जाके खाना खाना है तो फिर चिकन के 10 डिश फोड़नी भी है, फिर पिज़्ज़ा भी खाना है तो फिर खाना है, ठूस ठूस के आना है, और फिर घर आने के बाद क्या करना है जी, सिरप पीना है। लेकिन तलवार के निशान वाला नहीं होता। या आपने क्या किया जी, 2 घूंट चढ़ा लिया, अंदर सब सही हो गया, या नाम नेहाद जो हमारे यहाँ कोल्ड ड्रिंक्स हैं उनको इस्तेमाल कर लिया, एसिड पेट में भर के हम ये समझते हैं भाई बहुत अच्छा, हमने तो कमाल कर लिया, जबरदस्त हो गया। जहर है जहर, क्यों कब समझोगे? जहर है और समझाने वाले नहीं है। वही बात आ रही है कि एक शख्स ने कह दिया कि कान 2 होते हैं, हमें पता है कान 2 होते हैं, अभी खुद कोशिश नहीं कर रहे, अबे हाँ कान है ना 2 ही है, नहीं, उसने कहा तुम्हारे कान 2 हैं, तुम्हारी नाक 1 है। अब हम क्या करें, खुद तजुर्बा नहीं कर रहे हैं, तस्दीक नहीं कर रहे हैं। और हमारी सबसे बड़ी तकलीफ और सबसे बड़ा नुकसान यहाँ से हमारा यह है कि हम तस्दीक नहीं करते, हम सुनी सुनाई पे चल रहे थे कि उसने हमें कह दिया 100% दुरुस्त है और हम उसको सुन लिया, या हमने मतलब हम जो कर रहे हैं हम ये तस्दीक नहीं करते। वही आपकी वाली बात कि भाई ये आया कहाँ से था, क्यों आया था, हुआ क्या है, आखिर तुम कर क्यों ऐसा रहे हो। वैसे मिसाल के तौर पे मैं छोटी सी आपको एक वाकया सुनाऊं कि एक शख्स था, वो एक गांव गया। अब देखिए समझने वाली बात है कि गलती कहाँ पे, गलती कहाँ पे, वो जाता है एक मस्जिद में नमाज के लिए, तो जमात खड़ी हो चुकी होती है, वो देखता है कि यार लोग हिल हिल के नमाज पढ़ रहे हैं, वो इमाम साहब भी हिल रहे हैं, पीछे मुत्तकी भी हिल रहे हैं। अब वो परेशान कि यार ये नमाज में तो हिलना तक मना है, ये कैसे हिल रहे हैं कि खुजली करना मना है, मूव करना मना है, और फर्ज नमाज के अंदर हिला जा रहा है। यार भाई इंतजार करना पड़ेगा मौलाना से पूछने के लिए। भाई जमात खत्म हुई, मौलाना साहब ने दुआ कराई, वो बैठ गए जाके साहब कि भाई आप हिल हिल के नमाज पढ़ा रहे हैं। कह रहे हो भाई हेलो, किताब में लिखा है। कौन सी किताब में लिखा है? भाई नमाज की किताब में लिखा है। हम लोग तो गांव के लोग हैं, हम तो नमाज की किताब देख के ही पढ़ेंगे ना आपके भाई क्या लिखा है क्या नहीं लिखा, तो जो हुक्म है हम तो वो कर रहे हैं। कह रहे हैं पढ़ाएंगे मुझे आप? अरे जनाब वो किताब जब खोली तो उसमें लिखा था कि नमाज को हल्के हल्के पढ़ना चाहिए। उन्होंने क्या पढ़ लिया?
नमाज को हिल हिल के पढ़ना चाहिए। तो वो उन्हें जो दिखा, उन्हें जो समझ आई, उन्होंने वो शुरू कर दिया। उन्होंने तस्दीक करने की कोशिश नहीं की या किसी से पूछने की कोशिश नहीं की कि भाई ये जरा हमें बता दो कि ये हल्के हल्के या हिल हिल के क्या कहना है, क्या तो जब हम इन चीजों को नहीं समझेंगे तो फिर हम जिंदगी में हिलते ही रहेंगे, हम एक जगह टिक नहीं सकते। क्या अच्छी बात है। अच्छा, एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, मुख्तसर सी ब्रेक यहाँ लेते हैं। बिल्कुल, ये भी बहुत जरूरी है। सवाल जवाब का सिलसिला जारी रखेंगे, देखते रहिए गुड मॉर्निंग कराची। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी। मौजूद मेहमान डॉक्टर सलमान सिद्दीकी साहब तशरीफ़ फरमा है और आपके सवालों के जवाब दे रहे थे। प्रोग्राम में लाइव कॉल्स का सिलसिला जारी रहेगा। स्क्रीन के ऊपर नीचे दिए गए नंबर के ऊपर आप कॉल करके प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं और मौजूद मेहमान से सवाल कर सकते हैं। हम बात कर रहे थे होम्योपैथिक तरीका इलाज के हवाले से, और इसमें मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से सवालात हमें मौसूल होते हैं, उस पर हम बात कर रहे थे। डॉक्टर साहब, कुछ देर पहले आपने तस्करा किया मुख्तलिफ बीमारियों में, जैसे बुखार में मुब्तला हुए लोग, और फिर वो जो दर्द की जो कैफियत थी वो ख़त्म नहीं हुई, मुख्तलिफ तरीके आजमाए गए लेकिन उससे कोई खातिर फ़ाक़ा नहीं हुआ। क्या ऐसी अद्वियात हैं हमारे पास जिसके ज़रिए इससे निजात मिल सकती है? यासिर, हमारे पास बिल्कुल 110% ऐसी दवाएं हैं। 30 साल से लेकर 60 साल तक के लिए मैं ये एक ऐसी दवा बता रहा हूँ होम्योपैथिक की कि अगर जैसे चिकनगुनिया आया था अभी, जी 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 बिल्कुल, जो चला था, और अभी तक कुछ लोग ऐसे हैं कि उसके दर्द उन लोगों को सही नहीं हुए चिकनगुनिया के, वो अभी भी उनके जो अंगूठे हैं या उनके जो पंजे हैं या उनके जो की शिकायत भी हुई थी, हाँ मतलब पैर वगैरह मुड़े हैं, या उसके लिए सबसे बेहतरीन हमारे पास जो दवा है वो आर्निका माउंटेना मौजूद है। अगर रात को सोते हुए इस दवा के 10 कतरे आधे गिलास पानी में डालकर पिए जाए, कम से कम भी 3 महीने के अरसे के लिए रेगुलर बेसिस पे, चाहे वो औरत हो या मर्द, तो इस के असरात से, चिकनगुनिया के असरात से हमेशा के लिए जान छूट सकती है। फिर बाज़ वक़्त टाइफाइड बुखार के बाद बड़ी शदीद मामलात रहते हैं जिसम में दर्द के, जो कि ठीक नहीं हो पाते, तो उसके लिए हमारे पास जो मेडिसन है वो है चाइना, CHINA, चाइना। ये 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करें, यानी छोटे बच्चे, यानी 15 ईयर एज के, 15 के बाद 200 पोटेंसी पे आ जाएं, जो कि एंड तक जा सकती है। इसको आपने यूज़ करना है जो है 10 ड्रॉप्स, उसी तरह से रात को सोते हुए आप इसको दे सकते हैं। तो ये जो टाइफाइड बुखार के असरात हैं उसको बेहतर करेगा। अच्छा, टाइफाइड बुखार के बाद सबसे बड़ा मसला ये होता है दर्दों के बाद भूख का ना लगना, भूख का ख़त्म हो जाना। उसके लिए हमारे पास ज़बरदस्त मेडिसन होम्योपैथिक में मौजूद है, आप इन्हें दे सकते हैं अल्फा मदर टिंचर में। ठीक है जी। इसी तरह अल्फा बड़े सारे सिरप भी आते हैं 10 कंपनियों के, लेकिन सबसे अच्छा जो अगर आप अल्फा देना चाहते हैं तो वो सुरखाना अल्फा के नाम से आता है, कमाल लेबोरेटरीज का, आप उसे इस्तेमाल करा सकते हैं। बड़ा सुपीरियर सिरप है, सस्ता भी है, महंगा भी नहीं है। यही अभी मैं आपको जर्मनी या फ्रांस की दवा बताऊँ तो वो ये होगा कि वो 10, 20, 15 गुना ज़्यादा महंगा होगा, लेकिन बात यह कि जो काम आपको 150 रुपये में हो जाए उसके लिए 1500 खर्च करने की ज़रूरत क्या है, ठीक है ना। बाकी जो पैसे बचते हैं उसका फल खरीद के खुद और अपने बच्चों को खिला लो, वो ज़्यादा अच्छा है कि आप घर पे फल लेके जाते हो, बच्चे खुश होते हैं और सेहत और तवानाई है उसके अंदर। दवाओं से ना तो सेहत बनती है, मैं आपको बहुत क्लियरली बात बता दूं, बहुत अच्छी बात आपने कही, ठीक है ना दवाओं से सेहत बनती है, ना दवाओं से तवानाई आती है। दवा का काम सिर्फ कॉजेज ख़त्म करना है कि जो वजह है, और उस वजह को भी ख़त्म करने के लिए आपके पास एनर्जी का होना ज़रूरी है कि अगर आपके पास एनर्जी ही नहीं है तो आप उस कॉज को ख़त्म नहीं कर सकते। आप सिर्फ यही शिकायत करेंगे कि मुझे तो 10 साल हो गए दवा खाते हुए तो मुझे तो फ़ायदा ही नहीं हुआ। तो चाहे वो होम्योपैथिक को गंदा कर रहे हो या फिर एलोपैथिक की बुराई हो रही हो या हिकमत की ऐसी की तैसी हो रही हो, ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि ग़िज़ा बहुत ज़्यादा एनर्जी है। सर आप क्या करें, एनर्जी है आपकी। अच्छा चलें, ठीक है। अच्छा, अब मौजू की तरफ आते हैं। अब मेरे ख्याल में वो पहले दर्द के हवाले से, अब डिप्रेशन के लिए क्या करें? अब आप मुझे बताएं कि डिप्रेशन की कौन सी दवाई है, या जो ये रोज़ाना जो ये सुबह उठते ही लोगों को ये जो तोहफे मिल रहे हैं, तो क्या नतीजा निकला? ऑन अ वेरी सीरियस नोट, अब ये बताइए कि ये लोग कहाँ जाएंगे जो पहले महंगाई की वजह से परेशान थे, फिर इस तरह के जब वो होंगे तो एक साइकोलॉजिकल एक जो डिसऑर्डर हमें नजर आ रहा है, इसकी बड़ी सिंपल सी बात करूं, बहुत सिंपल सी समेट दूं इस बात को। पिछले दौर में अगर अब जाके देखें, अवाम मजबूत थी, अवाम स्ट्रांग थी। इस दौर में बात करें तो हुकूमत मजबूत है, हुकूमत स्ट्रांग है, और अवाम
मुसलसल प्रेस 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 किया जा रहा है, इतना प्रेस किया जा रहा है कि एक वक्त आएगा कि देखिए मैं आपको बड़ी एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ गुलामी की, बड़ी सिंपल सी, कि हाथी का जब बच्चा होता है ना उसके पाँव में जंजीर बांध दो तो वो खींचता है उसको, तोड़ता है उसको, भागता है निकल के। लेकिन वही हाथी जब बड़ा हो जाता है ना तो एक हल्की सी डोरी बंधी होती है, कुर्सी के साथ बंधा होता है या दरख्त के साथ बंधा होता है, खामोशी से बंधा होता है, इसलिए कि उसे बड़े अच्छे से पता है कि यही मेरी जिंदगी है और यही मैंने करना है। वो ना खींचातानी करता है, जबकि वो तो विशाल हो चुका होता है, पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुका होता है, तो वो तो एक झटका दे और बाहर हो जाए दरख्त निकल के, नहीं कर रहा होता ना, क्योंकि उसे बचपन से ये सिखाया जाता है कि तुम्हारे पाँव में एक जंजीर बंधी है और इस जंजीर को तुम तोड़ नहीं सकते। और हमें और हमारी नस्लों को भी यही सिखाया गया है कि बेटा जो हो रहा है बस देखते रहो और खामोश रहो, तुम्हें मिल रहा है तुम शुक्र करो, बस ये हमारे पास। अब दीगर सवालों का वक्त क्योंकि हमारे पास कम रह गया, जैसे मैंने बात की थी इससे पहले, एक दो कॉलर्स भी आए, मैसेजेस भी आए, तो उसकी वजह से ड्रॉप करना पड़ा दर्द के हवाले से। और दीगर ये कि आर्थराइटिस और इस तरह के जो पेशेंट्स हैं, क्या कोई ऐसी दवा है? अब क्योंकि देखिए जो मुख्तलिफ अद्वियात हैं वो मुस्तकिल बुनियादों पे खानी होती हैं, होम्योपैथिक के अंदर क्या सूरत है? होम्योपैथिक के अंदर सबसे पहले तो देखिए मैं बार बार यही कहता हूँ कि अलामात का लेना बहुत ज़रूरी है, साइन और सिम्टम बहुत इंपॉर्टेंट करता है। और सिम्टम हमारे यहाँ सबसे बड़ा बेस है कि जैसे खाने में प्रोटीन की ज़रूरत होती है, इसी तरह एक डॉक्टर को, होम्योपैथिक डॉक्टर को सिम्टम प्रोटीन दे रहा होता है कि जिससे उसे ये समझ में आता है कि मेरे मरीज को मसला क्या है जो मेरे पास आया है दवा लेने के लिए। अब इसमें ये होता है कि अलामात बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, लेकिन कुछ कॉमन अलामात होती है जिसपे हम टीवी के ऊपर या प्रोग्राम के ऊपर उनको इजी कर देते हैं कि ये वो दवाएं होती हैं जो हर फर्द के लिए फ़ायदेमंद होती हैं। हर दवा फ़ायदेमंद नहीं होती जी जी, कुछ दवाएं ऐसी हैं जो हम बार बार उसको दोहराते हैं जो कि फ़ायदेमंद भी होती है, जिसका कोई नुकसान बॉडी को नहीं मिल रहा होता। जनरली तौर पे अगर आपने दवा लेनी है और आपको लगता है कि यार मुझे पेन मुसलसल जिस्म में रहता है, तो सबसे पहले ये दो वजूहत होती हैं, या तो खून गाढ़ा हो रहा होता है या खून के अंदर यूरिक एसिड शामिल होता है, या बाज़ दफ़ा जो नेफ्रॉन है हमारे गुर्दे की जो छलनी है वो डिस्टर्ब हो रही होती है, काम नहीं कर रही होती। तो इस चीज़ को मलूए खातिर रखते हुए जो हमारे पास बेसिक जो दवा मौजूद है उसमें आप रेस्टॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें आप ब्रायूनिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रायूनिया में आपको कब्ज मिलेगा, रेस्टॉक्स में आपको मोशन मिलेंगे, ये ज़रा ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल ठीक है, ये बड़े काम की बात बता रहा हूँ मैं, करोड़ों की बात है, बिल्कुल ऐसा ही कि ब्रायूनिया में हर हाल में आपको ड्राइनेस मिलेगी और रेस्टॉक्स में पसीना मिलेगा। पसीना मतलब पानी जिस्म से निकल रहा होगा, मोशन की सूरत में निकले, उल्टी की सूरत में निकले, पसीने की सूरत में निकले और जिस्म से बाहर निकलेगा। और ब्रायूनिया में बाहर नहीं निकलता, वो ड्राई हुआ होता है। ठीक है जी। तीसरी दवा अर्निका माउंटेन है, बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद थक जाना, अपने आप को मार लेना काम में, उन लोगों के लिए वो दवा मौजूद है। इसके बाद अचानक से दर्द का हो जाना और वो पेशेंट को अमूमी तौर पे हो गया एकदम सर में दर्द हो रहा है, हफ्ते में 2 बार हो रहा है, हफ्ते में 3 बार हो रहा है, मुसलसल हफ्ते में 1 बार हो रहा है, लेकिन हो रहा है और अचानक हो रहा है, फौरन उसको रिलीफ मिल जा रहा है, उसके लिए बेलाडोना हमारे पास मौजूद है। ठीक है जी। सुबह अक्सर पेशेंट को उबकाई के साथ जिस्म में दर्द होता है, उसके लिए अपेगाना मौजूद है। तो ये वो दवाएं हैं। देखिए बात ये कि अगर मुझे पता ही ना होम्योपैथिक का और मुझे अलामात ही ना पता हो तो मैं यहाँ पे बैठ के बटेर बेचूं और चला जाऊं, वही ढकी और वही लगी लिपटी बातें जो किताबों में आई। ये किताबों वाला नहीं, किताबों से आगे की बात कर रहा हूँ मैं, ये मैं तजुर्बात की बात कर रहा हूँ, जो मैंने जिंदगी में सीखा है इन 20-22 सालों में, वो बात कर रहा हूँ मैं आपसे किताब नहीं, नैश की बात कर रहा, मैं आपसे काशिराम की बात नहीं कर रहा। बात सिर्फ इतनी सी है कि जब तक आप जिस फील्ड में डूब नहीं जाते, जिस फील्ड को सीखने के लिए आप अपने दिन रात कुर्बान नहीं करते, जिस फील्ड को सीखने के लिए आप अपने से ऊपर उसको नहीं लाते, ना आप उसे सीख सकते हैं, ना आप उसमें कामयाब हो सकते हैं, और ना ही आप ये दावा कर सकते हैं कि मैंने इस पर उबूर हासिल कर लिया। याद रखिएगा कि इल्म का समंदर कभी ना ख़त्म होने वाला समंदर है। आप जिस दिन ये दावा कर बैठे कि मुझसे बेहतर कोई नहीं है, वो दिन गिन लीजिएगा, आपके सवाल का दिन शुरू हो जाएगा। तो बेहतर यही है कि अच्छे से अच्छे इल्म के रास्ते को इख्तियार करें, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आप सीख रहे हैं अच्छा दूसरों को भी सिखाइए, और इसलिए सिखाइए कि हो सकता है कि आपका सिखाया आप ना भी रहें तो आपके काम आ जाए और आपको आसानी हो जाए जिंदगी में। डॉक्टर साहब, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, मुख्तसर वक्त में आपने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की है और यकीनन बहुत सारे मामला जो हैं ज़ेर बहस आए हैं, बहुत सारे जो और दीगर सवाल थे वो इंशाल्लाह अगली नशिस्त में ज़रूर प्रोग्राम का हिस्सा बनाए जाएंगे। और यहाँ पर आपसे इजाज़त हमें लेनी होगी जी बिल्कुल, और कॉलर्स को महदूद करना पड़ा, उसके लिए माजरत। हाँ जी, बहुत सारे कॉलर्स जो हैं वो लाइन में होते हैं, क्यू में,
लेकिन बहुत सारी टेक्निकल रीजंस की वजह से जो है वो ये प्रोग्राम टेक्निकल रीजन थी ना, सुनना पड़ा ना भाई। जी, ये भी एक क्या करें, मजबूरी है। वन ऑफ द रीज़न था, बिल्कुल ठीक है। तो जनाब यहाँ पर आपसे इजाज़त चाहेंगे और हमारी कोशिश होगी कि ये जो होम्योपैथिक के हवाले से जो हमारी नशिस्त है इसको मज़ीद इसमें इजाफा किया जाए और मज़ीद मामला के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा गुफ्तगू करें। प्रोग्राम के वक्त यहाँ पे ख़त्म होता है। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को यहाँ पे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।